वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं एक बहुत ही बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ आपके साथ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को, जो पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर, उस पॉलिसी को रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो बिल्कुल गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उसको कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली हिस्ट्री ये समझिए कि अमेरिका में एक लॉ है, 14th अमेंडमेंट कहते हैं। उस अमेंडमेंट के मुताबिक अमेरिका में जो भी पैदा होता है वो अमेरिका का सिटीज़न है, एक्सेप्ट चंद एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो भी अमेरिका में पैदा होता है और नेचुरलाइज होता है वो अमेरिका का सिटीज़न है और उसकी सिटीज़नशिप उससे छीनी नहीं जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अमेरिका की, कॉन्स्टिट्यूशन की, और 14th अमेंडमेंट का मैं आपको वो अमेंडमेंट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन। कहते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 2 करोड़ के करीब इलीगल माइग्रेंट्स आ चुके हैं। इलीगल जो घुसपैठिया कहते हैं भारत में, वैसा इलीगल लोग अमेरिका में घुस गए थे जो बाइडन की प्रेसिडेंसी के दौरान ही, कि कुछ 20-21 मिलियन कहते हैं बाज़ लोग, 11 मिलियन कहते हैं बाज़ लोग। इनका सेंसस लेना बड़ी मुश्किल है क्योंकि सेंसस वालों को कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं यहाँ पे इलीगल हूँ, तो वो एस्टिमेट्स किया जाता है बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू वगैरह। वैसे भी कई हज़ारों, लिटरली हज़ारों इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे अरेस्ट हुए हुए हैं, जेल में हैं, अरेस्ट होके उनको छोड़ दिया गया, डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको लेकर ये कहा था कि मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा मैं इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन तो छोड़ें, आप वो लीगल इमिग्रेशन के भी ख़िलाफ़ है, जैसा आपने देख लिया उनके H-1B के ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ है, स्टूडेंट वीज़ाज़ को लेकर, हर चीज़ में वो नॉन वाइट लोगों को इस मुल्क में आने से रोकने की कोशिश कर रही है। साउथ अफ्रीका में जेनोसाइड कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये कह कर के साउथ अफ्रीका में जेनोसाइड हो रहा है। उन्होंने वाइट, सिर्फ साउथ अफ्रीका के सिर्फ वाइट्स को रेफ्यूजीज़ का स्टेटस दे दिया और कुछ वेलकम पैकेज भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं जो यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो उन्होंने जो जजमेंट, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी पास कर सकता है अगर कांग्रेस से रूल, तो उनके पास वक्त होता है कि इसको लॉ बना दें बाद में कांग्रेस, या वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को दोबारा रिन्यू करते हैं। यूजुअली 6 महीने का वक्फा होता है। बट एनीवे, तो इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था उसको पढ़ ले। तो उन्होंने जो कहा कि अमंग द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉट सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन, द प्रिविलेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट ऑटोमेटिकली। तो कह रहे हैं कि जो अमेरिका में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से चंद बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। नंबर 1, when that person's mother was unlawfully present in the United States and the father was not a United States citizen or lawful permanent residence। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक औरत को बच्चा होता है अमेरिका में और वो औरत यहाँ पे इलीगली है या इस मुल्क में इलीगली है, और उसका जो हस्बैंड है या लड़के का बाप, बच्चे का बाप है, अगर वो अमेरिका का सिटीज़न ना हो और यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सो व्हेन द पर्सन मदर वाज अनलॉफुली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर वो इलीगली अमेरिका में है माँ, और उसका जो हस्बैंड है वो ना तो सिटीज़न है ना ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो वो बच्चा बेसिकली विल नॉट बी ए यूएस सिटीज़न। यानी अगर आप पैदा हुए अमेरिका में और आपकी माँ के पास ना तो ग्रीन कार्ड है ना सिटीज़नशिप है, और आपके बाप के पास भी ना तो ग्रीन कार्ड है ना सिटीज़नशिप है, तो आप सिटीज़न नहीं बन सकते, स्पेशली अगर आपकी माँ इलीगली मौजूद है इस मुल्क में। जो दूसरी पॉइंट उन्होंने कहा, व्हेन द पर्सन्स मदर प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम ऑफ सेट बर्थ वाज लॉफुल बट टेम्पररी, such as but not limited to visiting United States, and the father was not United States citizen or lawful permanent। तो दूसरा चीज़ ये है कि अगर माँ
लीगल भी है लेकिन टेम्पररी है इस मुल्क में, और बाप ना तो ग्रीन कार्ड होल्डर है ना सिटीज़न है, तो भी बच्चा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अमेरिका में स्टूडेंट बनकर आए पढ़ने के लिए, या आप अमेरिका में किसी बिजनेस ट्रिप पे ले आए और आप किसी अमेरिकन के साथ या किसी के साथ भी यहाँ पर आपने ताल्लुकात पैदा किए और आपको बच्चा हो गया इस मुल्क में, आप यहाँ पे मतलब 1 साल की विजिटिंग प्रोफेसरशिप पे आए हैं या स्टूडेंट मास्टर्स करने आए हैं, आपने बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो ना तो सिटीज़न है ना ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो आप बच्चे नहीं बन सकते। तो बेसिकली ही सेइंग कि अगर दोनों में से एक पेरेंट स्पेशली हैज़ टू बी लीगल इस मुल्क में, या तो ग्रीन कार्ड होना चाहिए या सिटीज़न होना चाहिए, वरना बच्चे आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। तो ये लॉ इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुद्दे को इसलिए उठाया कि ये लॉ इसलिए पास किया कि क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि उसको कहते हैं एंकर बेबीज़, यानी जैसा कि लोग अब मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अब फुटबॉल सॉकर वर्ल्ड कप चल रहा है अमेरिका में, ठीक है, एक कपल अमेरिका आ जाता है फुटबॉल देखने, उनको वीज़ा मिल जाता है, विज़िट वीज़ा, उनको 1 महीने का विज़िट वीज़ा मिल गया या 1.5 महीने का, जितने भी देर ये सॉकर वर्ल्ड कप चल रहे हैं, वो फैंस हैं और उनके पास पैसा भी है और वो पूरे मैचेस वगैरह देख रहे हैं। मैचेस के दौरान उन्होंने बच्चे को कंसीव कर लिया, या पहले से कंसीव करके आए, 1-2 महीना पता नहीं है, नज़र नहीं आया उनको, इट वाज नॉट रजिस्टर्ड एनीवे, तो वो यहाँ आए हैं और ये मैचेस देख रहे हैं और उनको बच्चा हो जाता है अमेरिका में, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, या वो रुक जाते हैं और इलीगल हो जाते हैं, या समझिए कि एक औरत अकेली आती है अमेरिका मैचेस देखने के लिए और फिर यहाँ आकर वो रुक जाती है, इलीगली कुछ काम करने लगती है, या पैसे है तो रहने लग जाती है, या रिलेटिव्स के पास रुक जाती है और फिर किसी के साथ वो ताल्लुकात पैदा करती है और फिर उसको अमेरिका में बच्चा हो जाता है, और वो जिसके साथ वो ताल्लुकात पैदा करी अगर वो सिटीज़न नहीं है या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है तो ये बच्चा सिटीज़न नहीं बनेगा। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि लोग यहाँ पर, कई लोग आते हैं इस तरह से वेकेशन पर, छुट्टी पर, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, बच्चा अमेरिकन सिटीज़न हो जाता है, फिर वो बच्चा बड़ा होकर इनको, इनके भाई बहनों को वगैरह सबको वो फिर स्पॉन्सर कर लेता है, फिर 18-20 साल के बाद ये लोग सब अमेरिका आ जाते हैं। तो ये बहुत पुराना आप कैसे षड्यंत्र है, दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम इस कंट्री में। सो मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को जिन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं। जब मैंने देखा कि यहाँ पर आए हैं खातून अपनी बहन को विज़िट करने, और जब वो आई थी तो बड़ी ठीक ठाक थी, चंद महीने के बाद देखा तो वो प्रेग्नेंट नज़र आ रही है, हस्बैंड उसका अपने मुल्क में है, वहाँ इंडिया में बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, वो यहाँ अपनी बहन के पास है, एंड इवेंचुअली शी डिलीवर्स द बेबी एंड देन वो चली जाती है, उसकी सिटीजनशिप एस्टैब्लिश हो, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अब ये सिटीजनशिप, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप, वो आती कहाँ से है? वो आती है फ्रॉम द 14th अमेंडमेंट, और वो जो 14th अमेंडमेंट है वो ये टेक्स्ट है, आप उसको पढ़ें और मैं आपको बताता हूँ। तो The 14th Amendment कहता है कि all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and the state wherein they reside. अमेरिका में एक तरह की डुअल सिटीजनशिप है, उसको भूल जाएं आप। जैसा कि मैं डेलावेयर का भी सिटीज़न हूँ और यूएसए का भी सिटीज़न हूँ। तो बेसिकली अगर आप पैदा हुए डेलावेयर में तो आप अमेरिका के भी सिटीज़न हैं, डेलावेयर के भी सिटीज़न हैं वगैरह। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट, ये 14th अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेरे ख्याल से 1860s में सिविल वॉर के बाद 1868 में ये पास हुआ। हाँ, डेट लिखी हुई है, रेटिफाइड जुलाई 19th 1868। तो ये इसलिए पास किया गया था कि जब स्लेवरी एबॉलिश हुई इस मुल्क में, तो स्लेवरी एबॉलिश होने के बाद ये सवाल उठ रहा था कि जो यहाँ पे जो स्लेव्स थे या फॉर्मर स्लेव्स कहिए आप, जो आज़ाद हो गए, उनका क्या होगा,
तो वो जो आज़ाद हो गए उनका जो स्टेटस था वो क्या हो गया। तो उनका स्टेटस को सिटीजनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए ये कांग्रेस ने ये अमेंडमेंट पास किया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का 14th अमेंडमेंट है। तो इसके बेसिस पर जो सारे फॉर्मर स्लेव्स थे तो उनको करेक्ट करने के लिए था कि भाई आप अमेरिका में पैदा हुए, आप इनफैक्ट उनके बाप भी पैदा होएंगे, माँ भी पैदा होएगी, और दे वर स्लेव्स इन अमेरिका, दे वर नॉट पीपल, उनको इंसानियत का स्टेटस नहीं मिला था। लेकिन जब ये आज़ाद हुए जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद, फिर उसके जब स्लेवरी एबॉलिश हुई अमेरिका में, तो उसके बाद इनको सिटीज़न बनाने के लिए ये पास किया गया था। लेकिन जिस तरह से इसको फ्रेम किया गया, ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये जो सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन देयर ऑफ, ये जो फ्रेज है आपको जो नज़र आ रही है, ये जो लाइन एक है कि ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन देयर ऑफ, यानी अमेरिका की ज्यूरिसडिक्शन पे, तो उसको लेकर ये सारी बहस चल रही है कि व्हाट डज इट रियली मीन एंड सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन देयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, जो जॉन मैकेन को आप जानते हैं, अमेरिका में अगर आप पैदा नहीं हुए तो आप अमेरिका के सिटीजन भी अगर हैं, जैसा कि मैं, आई वॉज नॉट बॉर्न इन द यूएस, मैं इंडिया में पैदा हुआ था, सो आई कैन नेवर बिकम ए यूएस प्रेसिडेंट। अभी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल की होना चाहिए और अमेरिका में पैदा होना चाहिए बिफोर यू कैन रन फॉर प्रेसिडेंट। तो अभी अकॉर्डिंग टू द करंट कॉन्स्टिट्यूशन बेचारे ज़ोहरान ममदानी कैन नॉट बी यूएस प्रेसिडेंट, रो खन्ना कैन बी बिकॉज वो यहाँ पैदा हुए। नाउ सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चीज़। लेकिन जॉन मैकेन जो मेक्सिको में शायद पैदा हुए थे, लेकिन वो अमेरिका के एक बेस पे पैदा हुए थे, तो उनको सिटीजनशिप मिल गई। वो कैसा मिली? बर्थ राइट के बेसिस पे। वो इसलिए कि द वे ज्यूरिसडिक्शन देयर ऑफ इज इंटरप्रेटेड, उस बेसिस पर। तो उस बेसिस पर कई लोग आर एग्जेम्प्टेड। तो अगर आप समझे कि आप किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर हैं या किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी में आप काम करते हैं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी के जितने भी स्टाफ लोग हैं, उनके बच्चे वाइल दे आर डिप्लोमेट्स, जब तक वो डिप्लोमेट्स हैं उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, बिकॉज दे आर बेसिकली बॉर्न अंडर इंडियाज फ्लैग, क्योंकि उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, दे आर इंडियन सिटीजन्स एंड दे आर नॉट अंडर द यूएस ज्यूरिसडिक्शन। तो जितने भी डिप्लोमेट्स यहाँ पर आते हैं उनके बच्चे वगैरह सिटीज़न नहीं बन सकते। और जो दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कब्ज़ा कर लिया अमेरिकन टेरिटरी पे, तो एक ऐसा सिचुएशन आया था 1812 में, जब बरतानिया ने हमला किया था कनाडा से अमेरिका पे हमला किया था, फिर यहाँ के वाशिंगटन को जला भी डाला था ब्रिटिश आर्मी ने। तो वो कई हिस्सों को कब्ज़ा कर लिए थे, इंक्लूडिंग मेन फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा केस हुआ था, तो बंदे ने केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई तुम तो अमेरिका के अंडर नहीं थे, तुम तो मेन में थे, बट यू आर अंडर द ब्रिटिश ज्यूरिसडिक्शन उस ज़माने में, तो वो अमेरिकन लॉ आपको अप्लाई नहीं होता। तो वहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए थे अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन उन स्टेट्स में, देन दे विल नॉट गेट बर्थ राइट सिटीजनशिप, उनको नेचुरलाइज करना पड़ता था। तो अगर आप समझे यू आर बॉर्न अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन मेन या दूसरे स्टेट्स जहाँ ब्रिटिश ऑक्यूपाई किया था चंद वक्त के लिए, दे कुड नॉट बी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑल्सो, दे कुड बिकम सिटीजन्स नेचुरलाइज, जैसा मैं हूँ। सो दैट वॉज एन एग्जाम्पशन। और फिर नेटिव अमेरिकन्स को भी एग्जाम्पशन दिया गया था, क्योंकि उनके पास टेरिटोरियल सॉवरेंटी थी उस ज़माने में, कि जो उनके इलाके थे नेटिव अमेरिकन्स के, उनके इलाकों पे देयर वाज सॉवरेंटी। बाद में वो निकाल दिया गया था, अब दे आर ऑल अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वो चेंज हो गया लॉ में। तो डिबेट जो हुआ है बस उसके ऊपर हुआ है ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो 6-3 था। 6 जजेस ने कहा कि ये गलत है, डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अमेरिकन्स में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सिटीजनशिप को वो नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट हिज अथॉरिटी। ये उन्होंने लॉ पास किया। दूसरी चीज़ ये है,
और मैं कह रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास किया बहुत ही पावरफुल डिसीजन है। जो कह रहा हूँ ना, जो फुटबॉल मैच देखने आए हैं, अगर कपल भी हैं, अगर वो रुक भी गए टूर्नामेंट के बाद, अरेस्ट नहीं हुए, वो इलीगली करते रहे, अगर उनके पास पैसे हैं तो रहते रहे, या रिश्तेदारों के पास रह के इलीगली काम वाम करके बच्चा पैदा करके फिर वो जा सकते हैं वापस, और उनका बच्चा विल बी यूएस सिटीजन। हालांकि साफ क्लियर, अगर उनके माँ बाप को अरेस्ट करके भी डिपोर्ट कर दिया गया, द किड विल नॉट लूज हिज और हर सिटीजनशिप। दिस जजमेंट इज क्लियर। अब फिर इसके बाद कोई छेड़ेगा नहीं इसको। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत ज़बरदस्त चांस था, 6-3 उन्होंने हारा। करंटली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 6 जजेस और कंजर्वेटिव्स और 3 लिबरल्स हैं। उसके बावजूद ये ट्रंप हार। इससे बेहतर चांस था ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास या किसी भी वाइट सुप्रीमेसिस्ट के पास कि सिटीजनशिप शुड बी लिमिटेड या कंट्रोल। अमेरिका इज़ द नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स और उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन ये जो 6-3 डिसीजन था उसमें एक फतूर है, वो जस्टिस ब्रेट कैवेनॉ। तो 5 जस्टिसेस ने कहा कि 14th अमेंडमेंट के तहत डोनाल्ड ट्रंप ये रूल नहीं बना सकते, और 14th अमेंडमेंट को उन्होंने अपहोल्ड किया। वो 5 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, 3 तो स्ट्रेट अप आर लिबरल्स, केतन जी जैक्सन है और इलिना केगन है और सोनिया सोटोमायोर है। तो ये तीनों जो जजेस हैं, दीज आर ऑल वेल एस्टैब्लिश्ड लिबरल्स हैं, सोनिया सोटोमायोर, एलिना केगन और केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो इन तीनों ने साफ क्लियरली, इट वाज क्लियर दे विल वोट अगेंस्ट दिस। लेकिन जो 2 जजेस और जो कंजर्वेटिव्स है जिन्होंने इसका साथ दिया, वो चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स है, जिन्होंने एक्चुअली ये डिसीजन भी लिखा, और ये एमी कोनी बैरेट। मैं तो एमी कोनी बैरेट से बस मुझे प्यार हो गया है, समझिए आप। शी इज़ कंजर्वेटिव बट वो इतना मतलब बैलेंस लेकर आई है इस कोर्ट में कि हद नहीं। शी इज़ मच बेटर देन जस्टिस रॉबर्ट्स। इसको बना देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। शी इज़ अनबिलीवेबल। आई बिकम अ बिग फैन। और उसने भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली इस पर। तो ये जो 5 जजेस है, इन्होंने कहा 14th अमेंडमेंट के तहत ये डोनाल्ड ट्रंप ये लॉ नहीं पास कर सकते। जो छठा था ब्रेट कैवेनॉ, ये बड़ा फतूर आदमी है। इसकी आप कभी टाइम मिले तो जाके इसकी कॉन्फर्मेशन के दौरान पढ़ें इसके साथ क्या क्या हुआ था। तो ब्रेट कैवेनॉ ने कहा कि एक फेडरल लॉ है, अमेरिका में एक लॉ है जो कांग्रेस ने पास किया था, वो लॉ यही कहता है जो 14th अमेंडमेंट कहता है। तो वो कह रहा है कि ये लॉ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं पास कर सकते। उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका के लॉ के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने ये ना कर दिया। लेकिन खतरनाक बात यह है कि दिस गाय डज नॉट बिलीव इन द 14th अमेंडमेंट। तो 14th अमेंडमेंट की जो रीडिंग जो दूसरे 5 जजेस की है, उसके साथ ये मुत्तफिक नहीं है। ही डजंट थिंक कि आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल सकती है अमेरिका की अगर आप पैदा होते। दिस इज अ वेरी डेंजरस गाय। सो ब्रेट कैवेनॉ का जो जजमेंट है उसके मुताबिक अगर सारे जजेस ब्रेट कैवेनॉ की तरह रूल करते सुप्रीम कोर्ट में, तो ये होता कि कांग्रेस वो लॉ बदल सकती है। कांग्रेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलना अमेरिका में बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉ बदलना आसान है अगर आपके पास मेजॉरिटीज हैं। 60 सेनेटर्स अगर आपके पास हैं और अगर आपके पास हाउस में मेजॉरिटी है तो आप ये लॉ बदल सकते हैं। तो ब्रेट कैवेनॉ ने वो दरवाजा खोल दिया कि कांग्रेस इस लॉ को बदल के कांग्रेस कैंसिल कर सकती है सिटीजनशिप ऑफ दिस पीपल। रिवोक तो नहीं कर सकती, बट इन फ्यूचर दे कैन। डोनाल्ड ट्रंप का भी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो उनके ऑर्डर जो जनवरी की 20 तारीख को पास हुआ था 2025 में, उसके 30 दिन के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनको एप्लीकेबल था, ना कि जो ऑलरेडी पैदा हो गए एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड यूएस सिटीजन। तो जस्टिस ब्रेट कैवेनॉ ने 6-3 तो किया, लेकिन उनका 6th वोट इज लिटिल शेडी। तो मैं उसको कहूँगा 5.5 वर्सेस 3.5 था ये। एनीवे द डिसीजन इज 6-3। डिसेंटर्स जो थे, जस्टिस क्लैरेंस थॉमस, सैमुअल अलीटो, नील गोर्सच,
ये तीनों ने बहुत ही ख़तरनाक बातें की। उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन का जो लफ्ज़ है उसको हम अलग तरीक़े से समझना चाहिए। हमको ऐसा समझना चाहिए कि आप ना सिर्फ इस मुल्क में हैं बट यू आर ऑल्सो लॉयल टू दिस कंट्री। यानी कि आप अमेरिकन, आप सोचिए कि आप एक इंडियन सिटीज़न हैं, अमेरिका आए हैं आप तफरी करने या स्टूडेंट बनकर आए हैं, यहाँ पे आपको कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या चेकोस्लोवाकियन, रशियन स्टूडेंट से मुलाकात हो जाती, इश्क हो जाता, प्यार हो जाता, उनसे शादी कर लेते। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो यहाँ पर आए एक ईस्ट एशियन मुल्क से, यहाँ पे उनको एक ईरानी लड़की उनके साथ पढ़ रही थी, उससे उनका प्यार हो गया, उनके साथ शादी करके वो चले गए। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते अगर उनको बच्चा हो जाता अमेरिका में तो वो बच्चा सिटीज़न बन जाता। बट वो जो ऑपोजिशन वाले 3 जजेस हैं, दे आर सेइंग नो, दे आर नॉट लॉयल टू अमेरिका। हालांकि दोनों लीगल हैं बट टेम्परेरी है। तो दे आर सेइंग कि आप अमेरिका के लिए लॉयल भी होना चाहिए। विच इज़ हाउ कैन यू बी ए लॉयल पर्सन अगर आप दूसरे मुल्क के सिटीज़न हैं, आपने सिटीज़नशिप त्यागी नहीं पुरानी, और आपने बनना भी नहीं चाहा, आपको सिर्फ बच्चा आपका पैदा हो गया, वो बच्चे के ऊपर है, बच्चे कैन गिव अप हिज सिटीजनशिप लेटर ऑन। सो उनका जो था इट वाज टेरिबल, दे आर डिस्ट्रॉय, मतलब जो 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 नेगेटिव वर्ड्स डाले हैं वो तीनों जजेस, मुझे लगता है कि वो अपनी कंजर्वेटिव, अपनी राइट विंग पॉलिटिक्स से, हालांकि उनमें से एक ब्लैक है, 2 वाइट है जजेस, उनकी जो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव, मैं रेसिस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि क्लैरेंस थॉमस इज़ ब्लैक, बट उनकी जो एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी है उसके तहत वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरतियाँ जो है उसको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी इनहेरेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसमें जो कंपैशन है, उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन वो है, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। सो इट्स समथिंग दैट हैज सेव्ड। तो मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आज सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट विच इज़ 6-3 कंजर्वेटिव, यानी रिपब्लिकन्स ने जो जजेस अपॉइंट किए हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंट किए जजेस, एमी कोनी बैरेट वाज अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ओके, ब्रेट कैवेनॉ भी, दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की, ये बहुत बड़ा एजेंडा था। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार हुई, मैं नहीं बता सकता आपको। मैगा के जो लोग होंगे, मैगा तो पागल हो गया होगा अभी गुस्से से, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया होगा। और जो बिलियनर्स वगैरह हैं, इलॉन मस्क टाइप लोग, तो वो भी बहुत, अब रिपब्लिकन पार्टीज को बहुत पैसे तो मिलेंगे इसके वजह से, इस डिसीजन की वजह से। बट द पॉइंट इज़ कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ रिमेन ट्रू टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट शोज़ कि डेमोक्रेसी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के बावजूद मजबूत है अमेरिका में। एंड दैट इज़ द गुड न्यूज़ दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और जाने से पहले नील 957, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंट। आपके तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ी देर के बाद फिर आऊँगा, एंड आई विल डू दिस इन इंग्लिश बिकॉज आई वांट माय स्टूडेंट्स वगैरह भी समझे इसको। और अब क्योंकि मेरे 2 चैनल हो चुके हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉन इंडियन व्यूअर्स ऑफ माय चैनल आल्सो, तो उनके लिए आई विल कम बैक। तो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, मैं जैसा कि साउथ एशिया पे मैंने अभी जो कल रात को जो शो किया था अबाउट वाई साउथ एशिया इज़ नॉट एज इंटीग्रेटेड एज यूरोपियन यूनियन, वो भी मैंने दोनों ज़बानों में अलग अलग किए हैं, बिकॉज द पॉइंट वॉज दैट आई वांट बिगर ऑडियंस फॉर दैट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई एम योर होस्ट मुख्तदर खान, टेक केयर।